डिसेबिलिटी के टॉपिक में एक चीज़ आती है इनिशियल डिसेबिलिटी और सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। इनिशियल डिसेबिलिटी का मतलब पहले से ही या शुरू से ही पागल होना, और सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी का मतलब है कि बाद में या पहले किसके, मतलब जब किसी इंसान का राइट अराइज हुआ सूट फाइल करने का, एप्लीकेशन लगाने का, अगर वो इंसान उससे पहले ही डिसेबल था, राइट मिलने से पहले ही डिसेबल था, तो उसकी डिसेबिलिटी काउंट होगी जो आप पीछे देख रहे थे उनमें। और अगर वो इंसान राइट आने के बाद डिसेबल हुआ है तो उसकी डिसेबिलिटी काउंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कि 1 जनवरी को किसी इंसान के पास राइट आया और वो 1 जनवरी से पहले ही डिसेबल था, ठीक है, पिछले साल से ही डिसेबल था, कोई भी मतलब इंसेन था या जो भी था, तो उसकी डिसेबिलिटी काउंट होगी। बट वो राइट आने के बाद, मतलब 1 जनवरी को राइट मिला और वो 10 जनवरी को डिसेबल हुआ, तो मतलब 10 दिन तक तो उसको सद्बुद्धि थी ना कि मेरे को राइट मिला, मुझे केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस केस में अगर उसके पास इनिशियली डिसेबल था, 1 जनवरी से पहले ही डिसेबल था, तो टाइम रुक जाएगा, उसकी लिमिटेशन पीरियड का टाइम रुक जाएगा। बट अगर वो राइट मिलने के बाद सब्सिक्वेंटली डिसेबल हुआ है तो उसका टाइम रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू रन करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम था उसके पास, जब वो सद्बुद्धि में था अपनी, थोड़ा बहुत तो टाइम था उसके पास सोचने का कि मैं केस फाइल कर दूं या फिर किसी को बता दूं। तो इनिशियल डिसेबिलिटी काउंट होएगी, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी काउंट नहीं होती। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेक्शन 9, कंटिन्यूस रनिंग टाइम। Where one's time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stop it। मतलब जब एक बार टाइम चलना शुरू हो गया तो उसको कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी नहीं रोक सकती, वो टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा। बुखार हो गया, टांग टूट गई, आँख फूट गई, कुछ भी चीज़ उसको टाइम को नहीं रोकेगी, टाइम चलता ही रहेगा। इसका प्रोवाइजो है, इसकी मतलब एक्सेप्शन है, बहुत हार्ड है, पर अगर एक बार ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, मान के चलते हैं कोई इंसान है ए, इसने 5 लाख रुपए का लोन दे दिया बी को। ठीक है, इसका प्रोवाइजो है, मतलब इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज़ की, भाई टाइम जो चलता रहेगा, अपन मान रहे हैं कि चलता रहेगा, वो रुक कब जाता है, तो अपन इस टाइम को रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने 5 लाख रुपए का लोन दिया बी को। ठीक है, दिख रहा है ए 5 लाख, बी ए यहाँ पे बन गया क्रेडिटर यानी कि देनदार, और बी बन गया डेटर, क्रेडिटर डेटर। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इसने 2020 में लोन दिया बी को, और ये कंडीशन थी कि 2022 में 22 तक पे करना है बी को। अगर 2022 तक पे नहीं करेगा तो ए के पास 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है केस फाइल करने का, मतलब कि 2025 तक केस फाइल कर सकता है ए बी के खिलाफ। तो कंडीशंस वही रही, मतलब चलता रहा सब कुछ नॉर्मल। 2020 में लोन दिया था, 22 में रिकवर हो जाना चाहिए था, बट बी ने नहीं चुकाया 2022 तक। ठीक है, अब 2022 में ए का लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था वो 2022 में शुरू हो गया। यहाँ पे 3 साल है, बट हुआ ये कि 2023 में, मतलब लिमिटेशन पीरियड शुरू होने के 1 साल बाद ए की डेथ हो गई, ये एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन पीरियड कितना बचा था, 2 साल बचा था। 23 में एक्सपायर हो गया, 24 और 25, 2 साल का लिमिटेशन पीरियड बचा था। तो अब यहाँ पे हुआ ये कि ए का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। ठीक है, पर इसके लेनदारी भी बहुत थी और देनदारी भी बहुत थी। तो कोर्ट सब के साथ जस्टिस करने के लिए क्या करता है कि इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है एक प्रॉपर्टी का, कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर एक इंसान होता है जो इसकी प्रॉपर्टी को
अपने कब्जे में लेगा, देनदारियाँ चुकाएगा, जिससे लेना है उससे लेगा, जो भी मतलब उसके अकाउंट है अकाउंट को क्लियर करने का काम करेगा। अब यहाँ पे हुआ ये कि 2023 में जब इसकी डेथ हुई तो जो बी है जिससे ए ने 5 लाख रुपए लेने थे, बी को ही इसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ए की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बी को ही बना दिया, मतलब कि ए ने पैसे भी बी से लेने थे और उसकी प्रॉपर्टी भी बी के ही पास है। तो अब बी जो है वो सबकी देनदारियाँ चुका देगा। मान के चलो कि देनदारियाँ लेनदारियाँ जो भी थी इसकी C, D, E, F जितने भी अल्फ़ाबेट में, उसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, सबके साथ इसका कोई लेन देन था, सबका ये बी तो चुका देगा, पर बी अपना थोड़ी चुकाएगा। बी इसका एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको बी से ही पैसे लेने हैं, तो ये खुद से ही पैसे थोड़ी लेगा। उस केस में क्या होगा कि जितने भी टाइम तक बी है जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, वो टाइम रुक जाएगा, वो टाइम सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे 23 में एक्सपायर होने के बाद इसका 2 साल का लिमिटेशन पीरियड था, और 23 में ही बी को अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और ये 2030 तक एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो नॉर्मल कंडीशन में तो 2025 में पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट नहीं। इस केस में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर वाले केस में जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर रहा, ये जो लिमिटेशन पीरियड था ये सस्पेंड माना जाएगा। यहाँ पे इसका लिमिटेशन पीरियड जो 2 साल था वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ने के बाद शुरू होगा। मतलब 2030 में इसने अपना एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट छोड़ दी, उसके बाद 2 साल तक यानी कि 2032 तक लिमिटेशन पीरियड रहेगा। अब वो एक अलग बात है कि ए के कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इसलिए एक बी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। अगर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई इसके आगे पीछे है ही नहीं इसकी फैमिली में, तो कौन इसके खिलाफ केस करेगा, कौन लिमिटेशन पीरियड का यूज़ करेगा, वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने की बात है। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि अगर जब डेटर को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया क्रेडिटर की प्रॉपर्टी का, तो वो पीरियड सस्पेंड माना जाएगा, जितने पीरियड के लिए जो ये डेटर है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बना रहता है। सिर्फ इतनी सी बात है।